दोस्तों आज तारीख हो गई 10 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया है रविवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, एमपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने एवं मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना 2023 लागू किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण लिए हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार निर्णय यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के रूप में जानी जाएगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिए मान्य किया जाएगा। उसमें कहा गया कि भविष्य में जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी है। उसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों उनके आश्रितों को राहत को पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबंधता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है। उसमें कहा गया कि योजना के तहत मॉब लिंचिंग घटना में पीड़ितों को प्रतिकार राशि देने का प्रावधान किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इसमें 2,10,000 रसोइये लाभान्वित होंगे। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में संचालित चिकित्सीय संस्थाओं के लिए वर्तमान में देय समयमान वेतनमान को और अधिक आकर्षक लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। देखिए अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा पैटर्न में होगी बदलाव, नए सैंपल पेपर से मिलेगी जानकारी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा पैटर्न में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीबीएसई ने यह बदलाव अगले वर्ष 2024 में होने वाले बोर्ड परीक्षाओं में करने का फैसला किया है। छात्रों को बदलाव के बारे में समझाने के लिए बाकायदा नए सैंपल पेपर रिलीज किए गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक जो छात्र अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो छात्र जारी किए गए इन सैंपल पेपर्स की मदद से इन बदलावों को जान सकते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर छात्रों को अभी से जानकारी देंगे कि आने वाली परीक्षा में किस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों के अलावा छात्रों के अभी पता लग सकेगा कि परीक्षा में किस प्रकार की मार्किंग की रहेगी। सीबीएसई ने अपने यह नए सैंपल पेपर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए हैं। बोर्ड परीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 50% सवाल कंप्यूटेशन बेस्ड होंगे। वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से इन सैंपल पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ष 2024 से लागू होने वाली सीबीएसई परीक्षा में एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ज़्यादा आएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके अलावा MCQ 60 आंसर सभी में सवालों की वैरायटी यही रहेगी। तकरीबन 50% सवाल MCQ और 1 से 2 मार्क्स के रूप में बदल दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों में विषयों की समझ का मूल्यांकन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई पद्धति से कोचिंग और याद रखने की आवश्यकता में कमी आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के अलावा स्कूली शिक्षा पद्धति में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के अंतर्गत 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान विषयों का चयन सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी पसंद के विषय चुनने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कम से कम 2 भाषाएं पढ़नी होगी। मंत्रालय का कहना है कि 11वीं और 12वीं में कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इन भाषाओं में से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। देखिए अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी G20 में शामिल होने भारत पहुंचे थे। फिलहाल G20 में हिस्सा लेने के बाद मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ सोमवार से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे PM प्रविंद जुगनाथ वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिलहाल मॉरिशस PM प्रविंद जुगनाथ के वाराणसी दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारी पूर्ण की जा रही है। सोमवार से सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह नरेसा स्थित ताज होटल में कुछ देर आराम करने जाएंगे, जिसके बाद वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और मां गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं, जिसके साथ ही उनका कई लोगों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम निर्धारित है। वाराणसी जिलाधिकारी S राजालिंगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ 11 सितंबर को वाराणसी जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का दौरा या उनके निजी कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है।
वह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद सीधा वाराणसी से के नदेसर स्थित ताज होटल जाएंगे, जहां से उनकी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके अलावा मां गंगा की यात्रा में भी मॉरिशस के पीएम शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार नदेसर स्थित ताज होटल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की कुछ लोगों से मुलाकात करने की भी सूचना है, जिसके बाद वह इसी होटल में विश्राम करेंगे। इसके अलावा अगले दिन 12 सितंबर को अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर तक अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से मॉरिशस प्रधानमंत्री निर्धारित कार्यक्रम स्थलों तक पर पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की कूटनीति से चीन चारों खाने चित्त विस्तारवाद और हड़पनीति पर चला हथौड़ा। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाले विजन के जरिए इसे मेगा शो बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ साथ पीएम ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के जरिए चीन को चारों खाने चित्त भी किया। जिनपिंग को ठीक इसी तरह दुनिया में अलग थलग भी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के दांव से बीजिंग में खलबली मच गई है। ड्रैगन छटपटाने लगे। ये पीएम मोदी का मैजिक ही है जिसके चलते भारत के साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे शक्तिशाली मुल्क खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ चीन बेबस बेचारा बन गया। आखिर कैसे मोदी युग के शंखनाद के साथ ही चीन के विस्तार का अंतकाल हुआ? कैसे जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएम ने गहरी चोट दी? पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाले विजन के जरिए इसे मेगा शो बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ साथ पीएम ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के जरिए चीन को चारों खाने चित्त भी किया। जिनपिंग को ठीक इसी तरह दुनिया में अलग थलग भी कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट चीन के सियान में शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड होते हुए ये पूरे यूरोप को जोड़ेगा। चीन का प्लान इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा चीन तक पहुँचने का प्लान है। साल 2013 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। बीते 10 सालों में दुनिया के 150 से ज़्यादा देश चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसी साल अक्टूबर में चीन राजधानी बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी भी करने वाला है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के दांव में जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसका दी। शायद यही वजह है कि BRI समझौते से जुड़े कई देश अब इससे पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो G20 समिट के दौरान इटली और चीन में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें इटली की पीएम ने BRI प्रोजेक्ट से हटने के संकेत दिए। इटली का मानना है कि BRI प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। साल 2019 में इटली ने आधिकारिक तौर पर BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब इटली का भी चीनी प्रोजेक्ट से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी ये समझ चुके हैं कि चीन की चतुराई कर्ज का फंदा सांस लाती है, फिर मुल्कों को तबाह कर देती है। आपको बता दें कि सिर्फ BRI प्रोजेक्ट को ही पीएम मोदी ने तगड़ा झटका नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर नकेल कस दी। धीरे धीरे चीन का टारगेट अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर गुलाम बनाने का था, लेकिन जिनपिंग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने AU55 के जरिए चीन की डटी साजिश नेस्तनाबूद कर दी। देखिए अगली बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा बोले कांग्रेस का बटन दबाया तो बंद होगी लाडली बहना योजना। पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा शामिल हुए, जहां इस यात्रा की शुरुआत भिंड नगर पालिका के पास शुरू हुई और महगांव होते हुए अमायन लहार के रास्ते दतिया जिले में प्रवेश करेगी। इस दौरान जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है। भिंड के महगांव पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी नेता प्रभात झा ने जनसभा को भी संबोधित किया, जहां प्रभात झा ने जनता से चुनाव में वोट देने की अपील की। वहीं गृहमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तंज कसा। गृहमंत्री ने मंच से महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लाडली बहनों को साल में 36,000 रुपये की सौगात दे रही, लेकिन अगर भूल से भी चुनाव में कांग्रेस का बटन दबाया और सरकार कांग्रेस की बनी तो उनकी सरकार आते ही पहले जिस तरह संबल योजना बंद की है वैसे लाडली बहनी योजना बंद कर देगी। इसलिए चुनाव में भूल कर भी कांग्रेस को वोट मत देना। इस यात्रा में शामिल हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए मिल रहे समर्थन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रात 12:30 बजे तक जिस तरह जनता बारिश में भीगते हुए पानी में खड़ी रही, समझ आता है बीजेपी के लिए अब चुनाव में अपार जन समर्थन तैयार है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने 2018 में हुई भारतीय जनता पार्टी के हार के 3 कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो 2 अप्रैल का दंगा था, जिसमें कांग्रेस एडम और जनता को भ्रमित करने में सफल हो गए कि दंगों के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी तरह की मदद नहीं की। दूसरा बड़ा कारण रहा, कांग्रेस ने 2 लाख का किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते प्रदेश के किसान भाई भ्रमित हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा, तीसरी बड़ी वजह थी कांग्रेस ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते स्थानीय जनता को लगा शायद महाराज को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वह भी धोखा किया कांग्रेस ने। लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में हैं। महाराज सिंधिया भी हमारे साथ हैं, इसलिए इस बार बीजेपी के जीतते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हवाले से प्रदेश में 150 सीट जीतने की बात कही। साथ ही चंबल अंचल में 20 से 25 सीट जीतने का भी दावा किया। भैया के कहने पे, चाचा ताऊ के कहने पे आपने कांग्रेस को बटन दबाओ, तो ये सबसे पहले बंद लाडली देना योजनाएं करेंगे कांग्रेस की, और दूसरी योजना बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके हक पे डाका डालेंगे।